Hello students, good morning, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिज़िक्स कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको 12th क्लास की फ़िज़िक्स के कुछ एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस कराऊंगी जो हमारे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं। और ये एसर्शन रीजन आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए, जो हमारे एसर्शन रीज़न होते हैं उनमें क्या होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं ए बी सी डी, और इन ए बी सी डी के बिहाफ पे हमें आंसर लिखना होता है। अगर हमारा ए भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम ए ऑप्शन को ठीक करेंगे। अगर हमारा असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगर हमारा ए असर्शन ठीक है और हमारा आर रीज़न फॉल्स है तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर हमारा ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स है तो हम डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, वो क्या कहता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर ऑफ वायर को इंक्रीज कर दें और इंक्रीज करने के बाद अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात तो ये ठीक है, असर्शन ठीक है। रीजन में देखेंगे अभी, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मेटेलिक वायर में, कोई भी कंडक्टर अगर होगा तो उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सभी आपको पता है कि ये भी बात ठीक है, दोनों की दोनों बातें ठीक हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और दे कोलाइड मोर रैपिडली विद ईच अदर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। बात तो ये ठीक है। अगर दूसरी बारी में देखें तो इसमें क्या कहता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो रजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और रजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंडक्टिविटी का, और इस वजह से कंडक्टेंस की जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब दोनों के रीज़न क्या है, अलग अलग है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्या ऑप्शन बी, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, असर्शन क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। बात तो ठीक है, हमारा जो ए है असर्शन है वो है क्या, ठीक। रीज़न क्या कहता है कि as the drift velocity increases the current flowing through the conductor decreases। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तो करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है। ये कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये बात गलत है। मतलब असर्शन हमारा क्या है, ठीक, और रीज़न हमारा क्या है, गलत। देखो, आप सबको क्या पता है कि जो आई होता है हमारा वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और ये वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आई इंक्रीज़ होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इंक्रीज़ होने पर डिक्रीज़ लिख रहा है, मतलब गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी क्या कहता है, व्हेन ए इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेल्स आर इरिवर्सिबल। जो प्राइमरी रिएक्शंस होती हैं प्राइमरी
सॉरी जो केमिकल रिएक्शन होती है प्राइमरी सेल के अंदर वो इरिवर्सिबल होती है और जो सेकेंडरी है वो रिवर्सिबल होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। ये असर्शन क्या है हमारा, राइट है। प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड बट सेकेंडरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ये बात क्या हो गई, गलत। क्यों गलत हो गई, उल्टा होता है बेटा। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, क्यों नहीं हो सकते भाई, उनको रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे इन्वॉल्व इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल की वजह से प्राइमरी को रिचार्ज नहीं कर सकते। एंड द सेकेंडरी सेल कैन बी, यहाँ होना चाहिए था कैन बी रिचार्ज, किस वजह से, बिकॉज दे इन्वॉल्व रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हो गया गलत और ये है ठीक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, असर्शन में बताया गया है कि द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज ज़ीरो। बात बिल्कुल क्या है, ठीक है। थर्मल जो वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर क्या होती है, ज़ीरो होती है। सेकेंड बात क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर रेंडमली ओरिएंटेड। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है भाई, अगर हम नॉर्मल कंडक्टर को देखेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, रेंडमली ओरिएंटेड होती है। और वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज द टोटल सम ऑफ देयर वेलोसिटीज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड भी है। असर्शन इज राइट एंड रीजन इज राइट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, then the answer will be A option. Okay, next जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, अगर कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ओरिजिनल वैल्यू की हाफ हो जाएगी, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज। देखो बोला गया है कि आप जो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो उसको क्या रखना है, अनचेंज रखना है। अब आपको एक बात पता है, जो हमारी वी डी होती है वो क्या होती है, ई और कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ होती है ना। तो अगर आप देखोगे ई इज इक्वल टू वी बाय एल भी होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखो, कांस्टेंट रखो और इसको चेंज करके देखो, तो हमारी लेंथ को अगर क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम हाफ। अगर लेंथ को आप 2 टाइम्स कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल बात ठीक है। इन सेकेंड क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी अभी क्या बताया था, ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एल होता है और वी डी क्या हो जाएगा, ई वी डिवाइडेड बाय एम एल और टाउ। और यहाँ से अगर आप देखोगे वी जो है हमारा वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो दोनों की दोनों बात ठीक भी हैं एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली फॉर मेटल्स। मेटल के लिए हमारा जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही बात है। On increasing the temperature, the resistance of the metal and the alloy increases। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों की दोनों बात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो हमारा रीज़न है that is not the correct explanation of assertion. So the option B is right answer. देखो आपको एक बात भी मैं बता ही देती हूँ कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मेटल ओनली। ये बात सभी को पता है। और जो अलॉय है
या फिर इज द नेगेटिव कब होगा फॉर द सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए? मेटल के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा एंड अलॉय के लिए या फिर सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी? टेम्परेचर कोफिशिएंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्या कहता है? द मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंटन और द मैग्नीन। देखो बिल्कुल सही बात है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनम दोनों एक अलॉय होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। सेकेंड बात क्या कह रहा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्स्टेंटन इज स्मॉल। जो हमारा कॉन्स्टेंटन होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है। कोई भी अगर हम एलॉय लेते हैं, या तो हम कॉन्स्टेंटन ले सकते हैं या फिर मैग्नीनम, कोई भी ले सकते हैं, उनसे अगर आप कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाओगे तो दे पॉजेज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का इसमें बताया गया है, तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज राइट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।